नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी पे। और अपन पढ़ रहे थे ज्योग्राफी 11th स्टैंडर्ड एग्जाम के लिए। अब तक जो हमने टॉपिक किए हैं उनमें आता है वायुमंडल, संगठन व संरचना। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सूर्य तप, उष्मा संतुलन और तापमान वितरण। उसके बाद में अपन कर चुके थे वायु दाब और वायुमंडलीय परिसंचरण। फिर अपन ने टॉपिक किया था वायुमंडल में जल, और कल जो अपना टॉपिक चल रहा था और खत्म हो चुका था, आज टॉपिक वो खत्म हो चुका है, जिसका नाम है विश्व की जलवायु वर्गीकरण। जिसमें अपन ने कोपेन द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण दिया गया था उसके बारे में पढ़ा। उसके साथ ही अपन ने पढ़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। इन सभी अवधारणाओं के बारे में अपन ने जाना। जो जलीय चक्र है और अंतर समुद्री उच्चावच है उसका अध्ययन भी अपन कर चुके हैं। तापमान और लवणता का वितरण और महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं, इन सभी के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। अब एक नया टॉपिक अपन शुरू करते हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोजियो केमिकल साइकिल। केमिकल साइकिल में अपन वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन का साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और जो अदर मिनरल साइकिल हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के साथ ही अपन अगला जो चैप्टर है जैव विविधता और संरक्षण, उसको भी पूरा करेंगे। तो इन दोनों चैप्टर को पूरा करने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए आप साथ बने रहें और तैयारी अपनी जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि पर्यावरण के मुख्य मंडल अगर देखें तो पर्यावरण में मुख्यतः 3 मंडल होते हैं, जिसमें स्थल मंडल, स्थल मतलब जो भी भूभाग है, जो ठोस भूभाग है वह स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। जल मंडल, जलीय भाग जो भी है, नदी है, समुद्र है, एस्चुरीज है, ये सारी जलमंडल के अंतर्गत आती है। और वायुमंडल, वायुमंडल के बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु द्वारा जो भी मंडल बनाया गया है वह वायुमंडल है। तो इन सभी की आपस में जब क्रियाएं होती है, जैव व अजैव तत्वों की जो है आपस में क्रियाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है, उसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और इस अध्याय में अपन इकोसिस्टम और इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब अपन देखते हैं, चित्र में दिया गया है, ये पूरा भाग हो जाएगा अपना एटमॉस्फेयर, ये हो जाएगा जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर, और ये जो भाग है पृथ्वी वाला ठोस हिस्सा वह अपना कहलाता है लिथोस्फीयर। ये तीनों मिलकर एक नए मंडल का निर्माण करते हैं जिसका नाम है बायोस्फीयर या जैव मंडल। अब अपन देखते हैं जैव मंडल क्या है, बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर क्या है? जैव मंडल में पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवित चीजें शामिल होती है, सारी जो भी श्वसन कर रही है, जो भी जिनमें भी अपन मानते हैं कि इनमें जीव है, यह सजीव है, वह सभी चीजें अपने बायोस्फीयर या जैव मंडल में शामिल होती है। कौन कौन आ जाएंगे? पौधे हैं, जानवर है, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या सूक्ष्म जीव जितने भी होते हैं वह सारे बायोस्फीयर में शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि ये सभी कहाँ पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर हर जगह लगभग इन सभी जीवों का अस्तित्व है। अगर अपन देखें भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक, समुद्र तल से ऊपरी वायुमंडल तक, तथा सूखी घाटियों, बर्फीले पानी और जलमग्न जो क्षेत्र हैं और धरती के गहरे जो क्षेत्र हैं, हर जगह ये जीव पाए जाते हैं तथा एक बायोस्फीयर का, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ज्यादातर जीव जो हैं अपन देखते हैं कहाँ है, वह स्थल मंडल पर होते हैं। और इनके अलावा जीवों की जो है उपस्थिति वह जलमंडल में भी पाई जाती है। कुछ जीव इन मंडलों के बीच में स्वतंत्र आ जा सकते हैं, दोनों मंडलों में, तीनों मंडलों में गति करते रहते हैं। तो ये अपने चित्र द्वारा फिर से अपन समझते हैं कि बायोस्फीयर क्या है। बायोस्फीयर में जीव आ जाएंगे जितने भी जो स्थल मंडल पर है, जैसे हाथी है, जेब्रा है, पिग है। उसके अलावा अगर अपन देखें जलमंडल में, तो जलमंडल में जो भी जलीय जीव है, मछलियां हैं, उनमें अपन मगरमच्छ को मान सकते हैं, शार्क वगैरह जो भी है वह सारी जलमंडल में आ जाएगी। और वायुमंडल में जो है पक्षी वगैरह और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो है पृथ्वी पर, उन सभी को मिलाकर ही बायोस्फीयर या जैवमंडल का निर्माण होता है। जैवमंडल और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया। तो जैवमंडल और पर्यावरण के बीच में जो है अपन देखते हैं कि पृथ्वी पर जो है जैविक तत्व व अजैविक तत्व पाए जाते हैं। जैविक तत्व वह तत्व है जिनमें जीव है, जो सजीव है, और अजैविक तत्व जो सजीव नहीं है वह जैविक तत्व हो जाएंगे। जैविक तत्वों में जैसे आ जाएंगे मनुष्य है, पक्षी है, सूक्ष्म जीव है, पेड़ पौधे हैं। और अजैविक तत्व जो है वो आ जाएगा अपने समुद्र, नदियां, पहाड़ वगैरह,
जो भी सारी चीजें हैं वह अजैविक तत्व में आ जाएगी। इन अजैविक तत्वों और जैविक तत्वों में जो है आपस में क्रिया होती रहती है तथा इनमें संतुलन बना रहेगा, तो बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है वो उतनी ही बढ़िया रहेगी। जैवमंडल के जीव निम्नलिखित के साथ निर्भर रहते हैं या अपनी क्रियाएं करते हैं। किन के साथ करते हैं? प्राकृतिक तत्वों के साथ। जितने भी जीव है वह प्राकृतिक तत्वों के साथ क्रिया करते हैं और वायुमंडलीय कारकों के साथ भी इनकी क्रिया चलती रहती है। प्राकृतिक तत्वों में आ गया जमीन, पानी, मिट्टी, तो इन सभी चीजों का उपयोग करते हैं जो भी जीवित जीव है। वायुमंडलीय कारकों की कारक देखें तो तापमान भी जीवों को प्रभावित करता है। बारिश, नमी और सूर्य का प्रकाश, इन सभी तत्वों के द्वारा जो जीव है वह प्रभावित होते हैं। यह परस्पर क्रिया जीवों को जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में मदद करती है। अब अपन देखते हैं क्रिया किस प्रकार से होती है। तो जैसे पौधे हैं वह सूर्य का प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और उसी के साथ ऑक्सीजन की भी उत्पत्ति होती है, ऑक्सीजन का भी वह उत्सर्जन करते हैं। मिट्टी का उपयोग करते हैं, जानवर हवा में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं। तो क्या करते हैं? जितने भी जीव होते हैं वह प्राकृतिक तत्वों और वायुमंडलीय कारकों का उपयोग करते रहते हैं, उनके मध्य क्रिया होती रहती है और यही सभी मिलकर बायोस्फीयर जैवमंडल का निर्माण करते हैं। अब अपन देखते हैं इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी के बारे में अपन पढ़ें तो वह अध्ययन जो बताता है कि जीव आपस में या अपने पर्यावरण के साथ कैसे संबंध बनाता है। जीव जो होता है वह आपस में कौन कौन सी क्रियाएं करता है तथा पर्यावरण के साथ कौन कौन सी क्रियाएं करता है, इनका अध्ययन करना ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाती है। पर्यावरण में कौन कौन से जीव हैं? जैविक तत्व शामिल होते हैं और अजैविक तत्व शामिल होते हैं। जिनमें जीव है वह जैविक और जो निर्जीव है वह सारे अजैविक हो जाएंगे। संतुलित पर्यावरण के लिए विभिन्न जीवों का सही अनुपात में होना जरूरी है। जो जैव विविधता जो होगी, जब यह संतुलन की स्थिति होगी बायोडाइवर्सिटी अपने जैव मंडल में, तभी जैव विविधता फलेगी फूलेगी। अब अपन देख लेते हैं इसमें जो भी रेड कलर में जो जो दिए हुए हैं वह सारे क्या हैं? जैविक तत्व हैं। जैसे मैमल्स हो गए, अपने रेप्टाइल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रेड में जितने भी यहाँ चित्र दिए हुए हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे जैविक हैं। और जो भी ब्लू में दिए हुए हैं, अपने को ब्लू कलर में दिए हुए हैं, वो सारे अजैविक तत्व हैं। क्या दिया हुआ है अजैविक तत्वों में? कार्बन डाइऑक्साइड दी हुई है, O2 दी हुई है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। अब अपन देखते हैं कि पारिस्थितिकी में अपन क्या क्या पढ़ते हैं। तो पारिस्थितिकी में अपन पहले पढ़ेंगे कि जीवों का जन्म किस प्रकार हुआ है और उनका विकास और पृथ्वी पर उनका वितरण किस प्रकार से है। तो इन सभी का अध्ययन अपन किस में करते हैं? इन सभी का अध्ययन अपन पारिस्थितिकी में करते हैं। कठिन परिस्थितियों में उनकी जीवित रहने की क्षमता की कौन कौन सी अलग अलग परिस्थितियां होती है पृथ्वी पर, और उस पर किस प्रकार जो है ये जीव अपना जीवन यापन करते हैं। अधिक सर्दी वाले क्षेत्र में किस प्रकार अपनी बॉडी को वह अनुकूल बनाते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में वह किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। उनकी आपसी संबंध, जमीन, पानी और हवा के साथ संबंध, इन सभी का अध्ययन अपन पारिस्थितिकी में करते हैं। अब अपन देखते हैं कि पारितंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है। पारिस्थितिकी अपन पढ़ चुके हैं, इकोलॉजी अपन पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं पारितंत्र या इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जीवित और अजीवित या अजैविक जो होते हैं मिलकर काम करती है। इसमें ऊर्जा प्रवाह और भोजन श्रृंखलाएं शामिल होती है। ऊर्जा प्रवाह क्या है, भोजन श्रृंखला क्या है, अपन आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दो शब्द अपन देख चुके हैं, पहला देखा इकोलॉजी, दूसरा देखा इकोसिस्टम। इकोलॉजी है पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम जो है वो है अपना पारितंत्र। हैबिटाट या आवास, तो आवास को अपने को पता ही है कि वह भौतिक और रासायनिक परिवेश जहां जीव रहते हैं। तो जहां भी जीव रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं, वही क्या कहलाता है? वही आवास या हैबिटाट कहलाता है। अब अपन दोनों की तुलना कर लेते हैं कि पारितंत्र क्या होता है और पारिस्थितिकी क्या है। तो पारितंत्र जो है यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें जीवित और निर्जीव जो भी तत्व हैं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसकी तुलना अगर अपन करें पारिस्थितिकी के साथ, तो यह एक विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसमें उदाहरण देखेंगे पारितंत्र का, तो हो जाएगा अपने पास जंगल है, तालाब है, रेगिस्तान है। और पारिस्थितिकी की बात करें तो प्रजातियों का वितरण और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं अपन पारिस्थितिकी में। तो इनमें अगर अंतर देखा जाए तो पारिस्थितिकी और पारितंत्र में अंतर यह है कि पारितंत्र एक सिस्टम है
और उस सिस्टम में जो जो क्रियाएं होती है उस सिस्टम का अध्ययन करना, क्रियाओं का अध्ययन करना अपने पारिस्थितिकी है। और जो सिस्टम है, जो भी जैविक और अजैविक तत्व जो हैं वह विद्यमान होते हैं, वह सब मिलकर क्या बनाते हैं, वह पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और उनमें जो भी क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का अध्ययन करना पारिस्थितिकी कहलाता है। आगे अपन देखते हैं कि पारिस्थितिकी अनुकूलन या इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। इकोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या है कि कुछ जीव जो होते हैं वह अत्यंत गर्म स्थानों पर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं रेगिस्तान का जहाज, ऊंट। और कुछ जो है अत्यंत ठंडी जगहों पर भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव पर पोलर बियर जो अपने को देखने को मिलते हैं, इतने ठंड में भी पोलर बियर जो है वह आसानी से अपना जीवन यापन करते हैं। अपने आप को इस हिसाब से वह ढाल चुके हैं कि माइनस टेम्परेचर में भी वह आसानी से जीवन यापन वहां करते हैं। तो यही क्या होता है, अपने आप को ढालना मौसम के अनुसार, वह कहलाता है पारिस्थितिकी अनुकूलन, या जिसे इकोलॉजिकल अडेप्टेशन भी बोला जाता है। अब अपन देख लेते हैं पारिस्थितिकी शब्द की फिर से विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो पारिस्थितिकी शब्द या इकोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया, यह दिया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। अर्नेस्ट हैकल जो थे वह जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, कहाँ के थे, ग्रीक भाषा के दो जूलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट हैकल, और इन्होंने शब्द दिया है अपना पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी शब्द को अब अपन तोड़ते हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो है यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा है, दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ओइकोस और दूसरा शब्द है लोजी। ओइकोस और लोजी। ओइकोस का अर्थ हो जाएगा घर, और जहां भी लोजी जुड़ जाए किसी भी शब्द के साथ तो उसका अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। लोजी किसी भी शब्द के साथ जुड़ गया उसका अर्थ होगा विज्ञान या अध्ययन करना। और ओइकोस शब्द जो है, ओइकोस शब्द का अर्थ है घर। तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो वैसे तो बनता है कि घर का अध्ययन करना, परंतु इसका वास्तविक अर्थ जो होता है वह वास्तविक अर्थ है कि पारिस्थितिकी का मतलब पृथ्वी को पौधों, मनुष्यों, जानवरों और क्या जीवाणुओं को घर के रूप में मानना, घर का अध्ययन करना है। पर ये घर किन का है, ये घर है मनुष्य हैं, जितने भी जीव जंतु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जो है, उनका घर है पृथ्वी। और उनको घर के रूप में मानते हुए उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी का आधार क्या है, आधार यही है कि इसमें जितने भी जीव होते हैं, जो भी सजीव या निर्जीव तत्व जितने भी होते हैं, वह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उनके मध्य क्रिया होती है और जैव विविधता फलती फूलती है। पारिस्थितिकी शब्द का पहला प्रयोग तो किसने दिया, सर्वप्रथम दिया था अर्नेस्ट हैकल। पारिस्थितिकी शब्द, इकोलॉजी शब्द दिया है किसने, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। अर्नेस्ट हैकल जो थे कहाँ के थे, जर्मनी के थे अर्नेस्ट हैकल। तो पारिस्थितिकी शब्द दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। कहाँ के हैं ये, जर्मनी के हैं। और क्या है ये जूलॉजिस्ट थे, जीव विज्ञानी ये थे, ने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी शब्द दिया है अपने किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। कब दिया था, 1869 में। इसको याद रख सकते हैं भाई, गांधी जी का जब जन्म हुआ था उसी वर्ष में अर्नेस्ट हैकल ने शब्द दिया था इकोलॉजी। उन्होंने जो शब्द दिया था वास्तविक वो था ओइकोलॉजी, और ओइकोलॉजी से ही आगे चलकर इकोलॉजी शब्द बना। उन्हें जो अर्नेस्ट हैकल है, इन्हें पारिस्थितिकी का जनक भी बोला जाता है। अब इसको याद रखने के लिए अपन ट्रिक बना लेते हैं कि अर्नेस्ट हैकल ने ओइको में लॉजिक लगाया। अर्नेस्ट हैकल ने ओइको में लॉजिक लगाया, कब लगाया, 1869 में। तो 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने ओइको में लॉजिक लगाया और शब्द बनाया क्या, ओइकोलॉजी, और जो ही आगे चलकर बना इकोलॉजी। अब अपन देखते हैं पारिस्थितिकी की परिभाषा, पढ़ चुके हैं कई बार भाई। जैविक घटक है और अजैविक घटक है, ये आपस में क्रियाएं करते हैं और इससे ही पारिस्थितिकी का निर्माण होता है, इकोलॉजी का निर्माण होता है। पारिस्थितिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य यह है कि अपने को अध्ययन करना है कि जीव जो है ये आपस में किस प्रकार क्रियाएं करते हैं, जीव अपने भौतिक पर्यावरण से कैसे जुड़े हुए हैं, भौतिक पर्यावरण में क्या क्या क्रियाएं हैं जो जीवों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यह जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। इकोलॉजी की अगर अपन परिभाषा देखें तो इकोलॉजी की परिभाषा जो होगी वह होगी कि इकोलॉजी जीवों और उनके पर्यावरण के बीच जो रिलेशनशिप है, अंतर संबंध है, उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना ही
इकोलॉजी कहलाता है। शब्द किसने दिया है? अर्नेस्ट हैकल ने दिया है। कब दिया है? 1869 में दिया है। आगे देखते हैं कि पारितंत्र क्या है, पारितंत्र या इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम के प्रकार क्या क्या है। तो देखते हैं पारितंत्र के प्रकार। तो पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थलीय पारितंत्र, इसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी बोला जाता है, और दूसरा जो है वह है जलीय पारितंत्र या जिसे बोला जाता है एक्वेटिक इको सिस्टम। स्थलीय शब्द से ही पता चल रहा है कि यह जो है स्थल भाग से जुड़ा होगा। स्थल भाग पर जो भी पारितंत्र होंगे वह स्थलीय पारितंत्र हैं, और जलीय भाग में जो भी पारितंत्र है वह अपने जलीय पारितंत्र हैं। तो पहले देखते हैं कि स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में मेन अपन अध्ययन करेंगे किनका? बायोम का। अब अपन देखते हैं कि बायोम शब्द क्या है। तो बायोम के लिए अपन क्या लेंगे? एक क्षेत्र लेंगे, ऐसा क्षेत्र लेंगे जिसमें समान जो है परिस्थितियां मिले अपने को, तापमान की, वर्षा की और अन्य जो वायुमंडलीय घटक है, मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां यह सब वायुमंडलीय घटक जितने भी हैं उनकी परिस्थिति जो है समान है। ठीक है, तो एक ऐसा क्षेत्र ले लिया, और इस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे निवास करेंगे, रहते हैं, उन सभी को मिलाकर एक बायोम की रचना होती है। तो पहले लेना है एक क्षेत्र जिसमें समान वायुमंडलीय परिस्थितियां हो, और उसके साथ उसमें जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव है उन सभी को मिलाकर क्षेत्र प्लस जीव जंतु। एक तो क्षेत्र लेना है, एक लेना है अपने को जीव जंतु, इनको मिलाकर जिसका निर्माण होगा उसे ही अपन बोलेंगे बायोम। तो अपन देखते हैं बायोम क्या है। बायोम है पौधों और जानवरों का एक बड़ा समुदाय जो एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। अब है बायोम की सीमा, किस प्रकार अपन डिसाइड करेंगे कि यह बायोम इतना है, यह बायोम इतना है, यहाँ से दूसरा बायोम शुरू हो जाता है। तो अपन देखेंगे वही जो वायुमंडलीय परिस्थितियां हैं, अपन देखेंगे कि जलवायु जो है उस क्षेत्र में, जो विशाल क्षेत्र है उसमें जलवायु की परिस्थितियां एक समान होनी चाहिए, और दूसरा कि जो वेदरिंग की जो प्रोसेस है, अक्षय की जो क्रियाएं हैं वह भी लगभग समान होनी चाहिए। कौन कौन से तत्व शामिल हो जाएंगे? उसमें शामिल हो जाएंगे रेनफॉल, रेनफॉल लगभग एक समान होना चाहिए, तापमान जो एक समान होना चाहिए, आर्द्रता की मात्रा, और जो मिट्टी है उनमें भी समानता पाई जानी चाहिए, ऐसा क्षेत्र। और उस क्षेत्र में निवास करने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे सूक्ष्म जीव ये सारे मिलकर निर्माण करते हैं एक बायोम का। और बायोम अपन बनाएंगे किसमें? स्थलीय पारितंत्र है उसमें अपन बायोम की रचना करेंगे। अब प्रमुख स्थलीय पारितंत्र अपन देख लेते हैं। तो कौन कौन से पारितंत्र हो जाते हैं? पारितंत्र अपने पास हो सकते हैं वन पारितंत्र या इसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास वाले जो भी क्षेत्र हैं और उनमें निवास करने वाले जो भी जीव हैं वह मिलकर ग्रासलैंड इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। तीसरा हो जाएगा कि माउंटेन के क्षेत्र में जो भी बायोम है उन्हें अपन बोल देंगे माउंटेन इकोसिस्टम। रेगिस्तान में जो भी होंगे वो हो जाएंगे अपने डेजर्ट इकोसिस्टम। अब अपन देखते हैं जलीय पारितंत्र, या जलीय पारितंत्र को बोला जाता है एक्वेटिक इको सिस्टम। जलीय पारितंत्र दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो जो खारे पानी से जो भी जलीय पारितंत्र बने हैं, या इसे बोला जा सकता है कि समुद्र पारितंत्र, और जो मीठे पानी वाले जो भी क्षेत्र हैं जिन्हें बोला जाता है ताजे जल के पारितंत्र। तो जलीय इकोसिस्टम है कितने हैं अपने? जलीय पारितंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, समुद्री पारितंत्र और मीठे जल वाले पारितंत्र, ताजे जल वाले पारितंत्र। तो समुद्र में क्या आ जाएगा? महासागर आ जाएगा, ज्वार नदमुख है जिसे एस्चुरी भी बोला जाता है, प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ्स जो हैं, कोरल रीफ के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे, एक प्रकार किस प्रकार एक जीव से कोरल रीफ्स की रचना होती है। और ताजे जल का पारितंत्र अपन देखें तो इसमें शामिल हो जाएगी जो ज्यादातर मीठे पानी से जो भी क्षेत्र बने हैं, जो भी तालाब झीलें बनी है, नदियां बनी है, उनसे ताजे जल का पारितंत्र का निर्माण होता है। तो ये जो है एक प्रकार से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जलीय पारितंत्र। इसमें क्या शामिल है? उसमें एक क्षेत्र शामिल है तथा जो भी उस क्षेत्र में मछलियां वगैरह जो भी सूक्ष्म जीव वगैरह हैं, कोरल वगैरह जो है, ये संरचनाएं जो है यह कोरल हैं, प्रवाल भित्ति हैं, इन सभी से मिलकर जलीय पारितंत्र का निर्माण होता है। आगे अपन देखते हैं कि पारितंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली कैसी है। तो पारितंत्र की संरचना में क्या आएगा? वही सब आ जाएगा, वह प्रजातियों का इतिहास, ये प्रजाति जो है कब बनी, इसके बारे में क्या क्या जानकारी उपलब्ध है, इसका वितरण किस हिसाब से है पारितंत्र में, और उनकी संख्या कितनी है, संख्या विलुप्त होने वाली है या उनकी संख्या अधिक है, पर्याप्त मात्रा में है। तो इन सभी का अध्ययन करेंगे किसमें? अपन करेंगे पारितंत्र में। दूसरा देखते हैं कि घटक अपन ने देख लिए, एक तो अजैविक घटक होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? जैविक घटक। अजैविक घटक में अपन मान सकते हैं कि जो जो गैसें उपलब्ध है,
तापमान क्या है, आर्द्रता क्या है, वर्षा किस प्रकार हो रही है, ये सारे जिनमें जीव नहीं है वो सारे अजैविक घटक हो जाएंगे, तथा जीवित जो भी फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वह सारे जैविक घटकों में आ जाएंगे। अब अपन जैविक घटक का वर्गीकरण करते हैं। जब अपन जैविक घटकों का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले आएंगे उत्पादक, या जिन्हें बोला जाता है प्रोड्यूसर। तो जैविक घटकों में सबसे निचले स्तर पर जो होते हैं उन्हें बोला जाता है जैविक उत्पादक या पेड़ पौधे। सबसे पहले कौन होते हैं? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? जो सूर्य का प्रकाश है उस सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और उससे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, साथ ही अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं। अब भोजन अपने पास आ गया तो उसको ग्रहण करने के लिए आएंगे, ये क्या थे? ये थे उत्पादक। यह निर्माण कर रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं? भोजन का। किसके लिए निर्माण कर रहे हैं? अब ये भोजन जो है प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, जिन्हें बोला जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो जो भी भोजन बनाया गया उपभोक्ता के द्वारा, उनको ग्रहण करने वाले जीव जो होंगे वह होंगे प्राथमिक कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो भी पेड़ पौधों से बनी जो भी चीजें खाते हैं, घास, पत्तियां, वह सभी आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर में। शाकाहारी जानवर जितने भी हैं, जैसे हिरण है, बकरी है, गाय भैंस वगैरह है, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर हैं। अब अपने पास उपभोक्ता, पहले उत्पादक आ गए और उसके बाद में आ गए प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को जो अपना भोजन बनाते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, वह आ जाएंगे अपने द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो गाय भैंस बकरी हिरण, इनको कौन खाता है? शेर बाघ चीता वगैरह जो हैं वह आ जाएंगे किस में? द्वितीयक उपभोक्ता में। चूहे को कौन खाएगा? सांप वगैरह। तो जो भी प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बना रहा है वह द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर कैटेगरी में आते हैं। अब जो है द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होने वाले जो भी जीव हैं वो आएंगे अपने टर्सरी कंज्यूमर, या जिन्हें बोला जाता है तृतीयक उपभोक्ता। कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कि ये चरम मांसाहारी होते हैं, टॉप कार्निवोरस होते हैं। यह जितने भी जीव होते हैं उन सभी को खा लेते हैं, जो अन्य मांसाहारियों को भी खा लेते हैं। जैसे बाज और नेवला जो है वह अन्य मांसाहारी जीवों का भी शिकार करते हैं। नेवला जो है सांप को मार सकता है। अब अपन देखते हैं कि ये अपन ने पहले देखा उत्पादक, फिर अपन ने देख लिए उपभोक्ता, तीन प्रकार से। अब इनकी जब मृत्यु हो जाएगी, उत्पादकों की जब मृत्यु हो जाएगी, जब उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाएगी, तो उसके बाद में क्या होता है? तो उसके बाद काम आता है अपने अपघटक का, या जिसे बोला जाता है डीकम्पोजर्स। इनका क्या काम है? कि मृत जीवों को खाने वाले होते हैं। जैसे ही जीव नष्ट हो जाते हैं तो उनको खाने का जो कार्य करते हैं, उनको नष्ट करने का, उनके शरीर को, उनमें जो भी कार्बनिक तत्व होते हैं उन्हें नष्ट करने का जो कार्य करते हैं वह करते हैं मृत जीव। उनमें कौन कौन आएंगे? मृत जीवों में आ जाएंगे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, जो मृत जीवों को जो है, मृत पदार्थों को जो है डीकम्पोज कर देते हैं, या जिसे बोला जाता है अपघटित कर देते हैं। तो ये सारे जो है डीकम्पोजर्स है। ये वर्म हो गया, अपना इंसेक्ट हो गया, मशरूम जो है, बैक्टीरिया जो है, ये सारे क्या हैं? ये सारे अपघटन करने वाले कारक हैं, अपघटन करने वाले जीव हैं, या इन्हें डीकम्पोजर्स भी बोला जाता है। आगे देखते हैं कि पारितंत्र की कार्य प्रणाली, फंक्शंस किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे एक तो फूड चेन क्या है और एक फूड वेब क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है और खाद्य जाल क्या है। खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो एक क्रम में जीवों को अपन लेते हैं। पहला जीव पहले जीव को दूसरा खाएगा, दूसरे को तीसरा खाता है, तीसरे को चौथा खाता है। इस प्रकार एक अगर चेन बने, एक क्रम बने, तो उसे अपन बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या फूड चेन। यह एक क्रम है जिसमें जीव एक दूसरे को खाते हैं, ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाते हैं। जैसे पौधा है, पौधे को खाएगा कीड़ा, कीड़े को खा लेता है मेंढक, मेंढक को खा लेगा सांप, और सांप को अपना शिकार बनाता है बाज। उसी प्रकार ऊर्जा प्रवाह, फ्लो ऑफ एनर्जी, पारिस्थितिकी में ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है यह भी अपन आगे देखेंगे कि कितना भाग तो वह स्वयं ग्रहण करता है, जो भी क्रियाएं होती है उनमें लग जाता है, और कितना भाग आगे के स्तर पर जो है वह ट्रांसफर होता है। खाद्य जाल की बात करें तो अगर बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाएगी,
ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला, फिर एक और खाद्य श्रृंखला, इस प्रकार बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर एक जाल का निर्माण करती है, जिसे ही अपन बोलते हैं फूड वेब या खाद्य जाल। चलिए इनको चित्र की मदद से अपन समझते हैं। तो चित्र की सहायता से ये समझ रहे हैं कि यह इस प्रकार एक फूड चेन बना है, एक प्राणी दूसरे को अपना भोजन बना रहा है, और इसी प्रकार ऐसी बहुत सारी फूड चेन हो जाए। जैसे इस चित्र में अगर देखें तो बहुत सारी फूड चेन है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, और ये इसको खा जाता है। इस प्रकार इसमें बहुत सारी फूड चेन है, बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं हैं, वह सभी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल या फूड वेब का निर्माण कर रहे हैं। तो इस चित्र की मदद से आप आसानी से समझ पाएंगे कि खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में क्या फर्क होता है। फिर से देख लेते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या उत्पादक, उत्पादक ये हो जाएंगे, पेड़ पौधे हैं, घास हो जाएगी। फिर अपने पास होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर जो किस पे उत्पादकों पे निर्भर होते हैं। इसमें टर्माइट आ जाएंगे, जिराफ है, हिरण वगैरह जो हैं, ये सभी इसमें आ जाएंगे, और इनको जो अपना शिकार बनाते हैं वो हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस चित्र की सहायता से भी आप समझ सकते हैं कि अपन ने उपभोक्ताओं की चर्चा की, उत्पादकों की चर्चा की, और उसके बाद में अपघटकों की चर्चा की या डिकम्पोजर्स के बारे में अपन ने अब तक पढ़ा। अब अपन देखते हैं कि खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स क्या क्या हैं। दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं अपन यहाँ पढ़ते हैं। पहली है ग्रेजिंग फूड चेन, या जिसे चराई खाद्य श्रृंखला भी बोला जाता है। याद रखें शब्द ग्रेजिंग फूड चेन, परीक्षा में जो है ज्यादा चांस है कि शब्द जो आएगा वो आएगा ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है कि जब खाद्य श्रृंखला की शुरुआत पेड़ पौधों से होती है, उत्पादकों से जब खाद्य श्रृंखला शुरू होती है तो वह कहलाती है ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग का मतलब ऐसे होता है कि चरना। तो शुरुआत होगी कहां से? शुरुआत होगी पौधों से, फिर आएंगे शाकाहारी और उन पर निर्भर होंगे मांसाहारी जीव। हर स्तर पर ऊर्जा जो है कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है? श्वसन क्रिया है, उत्सर्जन क्रिया है, इन सभी में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हर एक के बाद जैसे ही अपन दूसरे स्तर पर आएंगे, एक जीव से जैसे ही दूसरे जीव पर आएंगे तो ऊर्जा की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसमें 3 से 5 स्तर हो सकते हैं। अब है अपरद खाद्य श्रृंखला या डेट्रिटस फूड चेन। तो उसमें क्या हो रहा था? ग्रेजिंग में शुरुआत हो रही थी पेड़ पौधों से, ठीक है, और उस उत्पादकों से। और जो डेट्रिटस फूड चेन है या अपरद खाद्य श्रृंखला है, इसमें शुरुआत होगी किससे? इसमें शुरुआत होगी मृत पदार्थ से। पहले आएगा मृत पदार्थ, फिर इन पर निर्भर होने वाले जीव, फिर उन पर निर्भर होने वाले जीव। तो मृत पदार्थ पर निर्भर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है। तो मृत पदार्थ हैं, उन पर निर्भर करेंगे ये जीव जिन्हें प्राइमरी डेट्रिटस फीडर बोलते हैं। इनको खाने वाले चूहे आएंगे। और ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होगा? सबसे पहले जो भी उत्पादक हैं वो आ जाएंगे, उन पर निर्भर होने वाले जीव आ जाएंगे, जैसे कैटरपिलर होता है, और कैटरपिलर को खाने के लिए चिड़िया आ जाती है। अब अपन देखते हैं कि मैंने बोला कि हर स्तर पर जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह ऊर्जा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? एक स्तर से दूसरे स्तर पर अपन जाते हैं तो कितनी ऊर्जा ट्रांसफर होती है, कितनी ऊर्जा पहुंच पाती है। तो पारिस्थितिकी में जो है 10% नियम होता है, 10% का रूल होता है। यानी कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर अपन जब भी जाएंगे तो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यह है कि खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से अगले स्तर पर लगभग 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बाकी 90% ऊर्जा जो है, जो भी क्रियाएं होती है, श्वसन है, उत्सर्जन है, इन सभी में खर्च हो जाती है। चलिए इसको एक उदाहरण की सहायता से अगर अपन समझें तो सबसे पहले अपन ने शुरुआत की थी उत्पादकों से। उत्पादकों को क्या बोलते हैं अपन? प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर है, मान लो कोई भी पौधा है, उसके पास ऊर्जा है कितनी? इस पौधे के पास ऊर्जा है 10,000 कैलोरी। अब मैंने ये बोला कि इसमें से कितनी? इसमें से केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर पर जाएगी। अब इन पौधों को खाने के लिए मान लो आया है हिरण, तो हिरण के पास कितनी ऊर्जा होगी भाई? इसका 10%। तो 10,000 का 10% अपने पास हो जाएगा 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी गई दूसरे स्तर पर, 10% गया है अगले स्तर पर 90%, यानी कि 9000 कैलोरी जो है वह खर्च हो गई। किन में? जो भी क्रियाएं हुई, श्वसन, उत्सर्जन और अन्य सभी जितनी भी क्रियाएं होती है उनमें 90% तो खर्च हो गया। और जो हिरण के पास आया वो आया है 1000 कैलोरी। अब हिरण को खाने के लिए
द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे, और द्वितीयक उपभोक्ता जैसे ही आए इसको खाने के लिए, मान लो अपन ने मान लिया तेंदुआ, ये आया, तेंदुए के पास कितनी ऊर्जा बचेगी, तो तेंदुए की इसका 10%, इसका 10% हो जाएगा 100 कैलोरी के आसपास। तो तेंदुए के पास आई है 100 कैलोरी, शुरुआत की थी 10,000 से, जैसे ही द्वितीय उपभोक्ता के पास अपन पहुंचे तो अपने पास ऊर्जा बची है मात्र 100 कैलोरी। अब इसको खाने के लिए मान लो बाघ आता है, बाघ को कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो बाघ को जो ऊर्जा मिलेगी वो मिलेगी मात्र 10 कैलोरी। तो इस प्रकार ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, केवल 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। संक्षिप्त में देखें तो हर स्तर पर 90% ऊर्जा तो नष्ट हो जाती है और 10% ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। अब पारितंत्र का संतुलन का यही मतलब है कि उपभोक्ता और उत्पादक जब लिमिट इतनी इक्वेशन में रहेंगे कि उनका भरण पोषण आसानी से हो रहा है, तब तो क्या होगा, पारितंत्र संतुलित है। किसी की भी संख्या अधिक बढ़ जाएगी या किसी की भी संख्या अत्यधिक घट जाएगी तो पारितंत्र का जो संतुलन है वह बिगड़ जाता है। अगला अपन देखते हैं कि बायोम अपन पढ़ रहे थे, बायोम देख लिया था कि एक ऐसा क्षेत्र जिसमें परिस्थितियां जो है जलवायु की और क्या देखा, अपक्षय की, वह अगर समान है और उस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, या उस क्षेत्र में जो भी सूक्ष्म जीव है, उन सभी को मिलाकर एक बायोम की रचना होती है। फिर अपन ने देख लिया कि अलग अलग बायोम होते हैं, फॉरेस्ट बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जिसे ग्रासलैंड बायोम भी बोलते हैं, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम, जिन्हें टुंड्रा बायोम भी बोला जाता है। इनकी विशेषताएं जलवायु और पर्यावरण पर निर्भर करती है। ये अपन देख ही चुके थे। अब जैव भू रासायनिक चक्र, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में जो भी अपने टॉपिक बचे हुए हैं वह कल की क्लास में अपन पूरा करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब और अगर आपको लगे कि कुछ इसमें कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को जो भी लैब असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।